हाय स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पहला ट्यूटोरियल पार्ट है और ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है, आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी नोट सीरीज़ वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अपडेटेड होते रहते हैं ईयर दर ईयर। तो आइए फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, कोई नया वर्ड नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते रहते हैं। और जनरल मीनिंग आप जानते हैं कि कोई भी एरिया हो उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एरिया को। अब जैसे आप भी अगर किसी शहर में रहते होंगे तो हो सकता है आप जिस इलाके में रहते हो उसको भी सेक्टर में डिवाइड किया गया हो और आप किसी सेक्टर में रहते हो तो आप एड्रेस पे लिखते हो कि राजाजीपुरम के इस सेक्टर में रहते हैं, रोहिणी में हम इस सेक्टर में रहते हैं। उसी प्रकार से जो इकोनॉमी है उसको भी हम सेक्टर में डिवाइड करते हैं और फिर उसको तो हम अभी हम देखते हैं, लेकिन हम जैसे यूज़ करते रहते हैं, बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। तो कोई भी अगर हम डिवीज़न करते हैं, कोई जजमेंट करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, कोई एनालिसिस करना होता है, कोई यूज़फुल डेटा हमें निकालना होता है तो कोई ना कोई बेस बनाते हैं ना, जिसे हम क्राइटेरिया कहते हैं। तो इसी प्रकार से इकोनॉमी को भी हम डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और उसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इकोनॉमी के 3 प्रकार के डिवीजन हम पढ़ेंगे। यानी जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनको हम एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी और दूसरा है हमारा टर्सरी, ये हमारे 3 होंगे। और उसके बाद दूसरा जो डिवीज़न हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को हमारे दिखाता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो तीसरा डिवीज़न हम पढ़ेंगे वो होगा ओनरशिप के आधार पे जो सर्विसेज हैं, तो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा और पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। तो यही हमको इस पूरे चैप्टर में हमें ये 3 डिविजन्स पढ़ने हैं। तो ये नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होगा कि किस प्रकार की एक्टिविटीज़ में लोग लगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को दिखाएगा कि एम्प्लॉयमेंट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं। और ये बताएगा कि जो ओनरशिप है सर्विसेज की जो प्रोवाइड की जाती है पब्लिक को, तो प्राइवेट है कि पब्लिक है, यानी लोगों के हाथ में है प्राइवेटली कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कराती है। तो इस बेस के साथ हम चैप्टर में एंटर करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स, यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज्ड, मतलब लगे हुए हैं इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। हम इनकम के लिए काम करते हैं, अर्न करते हैं। अगर कोई लेडी कहीं जाके एक सर्वेंट के तौर पे या डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम करती है और उसे पैसा मिलता है तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लेकिन आपके घर में आपकी मम्मी हैं, वो काम करती हैं, घर में किचन में आपको खाना बना के खिलाती हैं, तो उसका पैसा वो थोड़ी लेती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, तो कुछ लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कुछ सर्विसेज को प्रदान करते हैं। आगे हम देखेंगे इन सबको। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट, हर क्षण हमारे आसपास एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जबकि अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो भी एक्टिविटीज़ हैं। अभी आप यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हो, अब आपको ये फ्री में अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब प्रीमियम सर्विस भी देता है। यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स को पैसा भी देता है, खुद भी अर्न करता है। तो है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन किस सेक्टर में जाएगी उसे हम आगे देखेंगे। तब तक आप सोचते रहिए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझें। आखिर इतना कुछ हमारे आसपास होता रहता है, अगर हम उन्हें समझना चाहते हैं तो कुछ तो हमें क्राइटेरिया बेस्ड लेना पड़ेगा। वन वे ऑफ डूइंग इज टू ग्रुप देम, तो एक तरीका तो यह है कि हम उनका ग्रुपिंग करें, उनकी मतलब उनके ग्रुप बनाएं और क्लासीफाई करें, उनको बांटें, हम उनका वर्गीकरण कर दें यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन। कोई क्राइटेरियन लेके, कोई एक बेस लेके, किस आधार पर हम उन्हें बांटें। दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स, और इन्हीं ग्रुप को हम सेक्टर्स कहते हैं। इकोनॉमी को जब हम डिवाइड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, तो उन्हें हम सेक्टर्स में ग्रुपिंग करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कितनी एक्टिविटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे एक डाकिया जो है वो लेटर दे रहा है या कुछ और दे रहा होगा, मनी ऑर्डर वगैरह। ये देखिए यहाँ पर एक पॉटर की फैमिली है, वो सॉरी यहाँ ईंट बनाए जा रहे हैं, तो ये ईंट भट्टा का कोई ना कोई इलाका होगा। ये देखिए कुली है, ये देखिए खेतों में काम कर रहे हैं, ये देखिए दुकान में सामान बेच रही है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसे सॉइल है ना, और जो नीचे हमारे ज़मीन में जो माइंस, यानी हम खान बनाकर उनमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज को। वाटर है, विंड है, सन है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इनको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करके कोई एक्टिविटी होती है तो उसे हम कह सकते हैं कि अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचर रिसोर्सेज।
टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। अब कॉटन का कल्टिवेशन करना है, कपास की खेती करनी है। इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन, और ये क्रॉप सीजन में होती है। कुछ याद है आपको? रबी सीजन, खरीफ सीजन, जायद सीजन। कॉटन कॉटन खरीफ सीजन की क्रॉप है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली। अब जैसे कॉटन की खेती करनी है तो हम किस पे डिपेंड करेंगे? बट नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स। तो हमें नेचुरल फैक्टर्स चाहिए, जैसे रेनफॉल है, सनसाइन है, क्लाइमेट है। इसमें नॉट इंटायरली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें आदमी भी तो अपनी सेवा देता है ना। हो सकता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ होता हो, लेकिन मेनली हमें नेचुरल फैक्टर्स की आवश्यकता होती है अगर हम कोई क्रॉप उगाते हैं तो। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, और इसका जो प्रोडक्ट तैयार होगा, यानी जो बन के तैयार होगा प्रोडक्ट, वो कॉटन ही होगा। और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होगा, नेचर से हमें मिल रहा है, आदमी के द्वारा बनाया गया नहीं है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, अब डेयरी को ले लीजिए आप। वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स। तो अगर आपको डेयरी ओपन की है, वहाँ पे आपने जानवर रखे हुए हैं और उनका दूध आप बेचते हैं, तो उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम चारा खिलाते हैं, वो मिल्क में कन्वर्ट होता है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। तो एनिमल की जो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, और फॉडर हमें देना पड़ता है। तो चारा हम खिलाते हैं, वो कन्वर्ट होता है मिल्क में। तो ये डिपेंड करता है फॉडर की अवेलेबिलिटी पे और एनिमल्स की बायोलॉजिकल प्रोसेस पे। अगर वो ठीक से नहीं होगी तो मिल्क में कन्वर्ट नहीं होगा। तब प्रोडक्ट हेयर, तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा मिल्क होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हुआ था हमारा कॉटन, यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होगा हमारा मिल्क। आल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स, अब जैसे मिनरल्स हैं ज़मीन के अंदर से हम निकालते हैं, ओर्स हैं, आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि नेचर हमें डायरेक्ट मिलते हैं। अब इनके लिए हमें थोड़ी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है बस। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज, तो जब हम नेचर रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, एक्सप्लॉइट को मतलब उनको यूज़ करते हुए जब हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब ही है कि एक ऐसा सेक्टर जो सबसे पहले एक गतिविधियों को शो करता है, दैट इज़ द नेचर। वाई प्राइमरी? प्राइमरी क्यों कहते हैं इसको? दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। एक इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर आप मान लीजिए क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने निश्चित रूप से 1 से 5 तक की प्राइमरी सेक्शन को पार किया होगा, डायरेक्ट तो आ नहीं गए होंगे। तो हम क्यों इसको प्राइमरी सेक्शन कहते हैं? क्योंकि ये बेस है जिसके आधार पे आप बड़ी बड़ी क्लासेस को कवर करते हो। तो शुरुआत में जो हमें अवेलेबल होता है, शुरुआती मजबूती जो हमें देता है, स्ट्रेंथ जो हमें देता है, सबसे पहले जो आता है वही प्राइमरी हो गया। तो दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में मेक। तो ये एक बेस प्रोवाइड करता है और इन्हीं प्राइमरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम बाद के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि हम ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हम नेचर से प्राप्त करते हैं वो एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं, डेयरी से प्राप्त करते हैं, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है। और प्राइमरी सेक्टर को एक्सट्रैक्शन सेक्टर भी कहा जाता है, समझे आप? बिकॉज दे टेक रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर या दे एक्सप्लॉइट द नेचर रिसोर्सेज। वो रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। अब जैसे जो एक्सट्रैक्टिंग होती है माइनिंग की, तो हम निकालते हैं नीचे से मिनरल्स, तो वो तो नॉन रिन्यूएबल में ही आएंगे, और सॉइल वगैरह को यूज़ करते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्स हो गई। तो प्राइमरी सेक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है वो प्राइमरी सेक्टर की है कि ये देखिए सारी की सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करती हैं। ये सब नेचुरल गुड्स हैं। मिल्क देती है, मिल्क नेचुरल गुड है। ये क्रॉप्स हैं, हमें प्रोड्यूस देती हैं। पेड़ से भी हमें फल मिलते हैं, तो फॉरेस्ट्री भी आ जाएगी प्राइमरी सेक्टर में। बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द नेचर रिसोर्सेज। ओके, प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द नेचर रिसोर्सेज। अब आ गया सेकेंडरी सेक्टर। अब प्राइमरी खत्म हुआ, उसके बाद वाला सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर को हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्योंकि इसमें फैक्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने उसमें देखा था कि किस प्रकार से जो नेचर रिसोर्सेज हैं उनको डायरेक्टली यूज़ करते हुए हम गुड्स तैयार करते हैं, प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स तैयार हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल था वो एक नेचर रिसोर्स था, लेकिन अब जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है ये आगे काम आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो थ्रेड बनाती है, धागे बनाती है, ठीक है, यार्न्स तैयार करती है, तो उसे कॉटन चाहिए होगा।
तो कॉटन को वो यूज़ करेगा रॉ मटेरियल के तौर पे। तो जो थ्रेड की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका जो रॉ मटेरियल होगा कॉटन। अब कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, अगर नेचुरल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है। अब कॉटन प्रोड्यूस हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, सॉइल है, नेचुरल फैक्टर्स हैं, तो प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में हुआ है, लेकिन ये रॉ मटेरियल के तौर पे काम करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों सेक्टर हम पढ़ रहे हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पे वो निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंड करते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग को हम एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। तो प्राइमरी के बाद ये नेक्स्ट स्टेप होता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो नेचर से हमें डायरेक्ट नहीं मिलते, बल्कि हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। बल्कि कोई मैन्युफैक्चरिंग उसमें इन्वॉल्व होती है, कोई प्रोसेसिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। अब जैसे जो थ्रेड बन के तैयार हो रहा है तो ये डायरेक्ट नेचर से हमें नहीं मिल रहा कि प्रकृति से हमें धागे बने बनाए मिल जाते हैं, कपड़े बने बनाए मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम कॉटन क्लॉथ पहन रहे हैं तो वो निश्चित रूप से जो कॉटन क्लॉथ है वो कॉटन रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं। तो बनाए गए हैं, बनाए गए मतलब सेकेंडरी सेक्टर में। अब आप जैसे अचार बनाते हो तो आम का अचार बना रहे हो तो मैंगो जो है वो हमें पेड़ से प्राप्त होता है, तो नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। लेकिन जब आप अचार बनाओगे तो अचार में प्रोसेसिंग शामिल होगी, उससे आप कुछ नया नहीं बना रहे हो, बस आम पे ही कुछ एक्टिविटी करके, कुछ टाइम लगा के, कुछ मिला उला के आप उसे कन्वर्ट कर दे रहे हो किसी दूसरे फॉर्म में, जिसे हम अचार कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है, पर इसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, प्रक्रियाएँ हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एसेंशियल होती है। दिस कुड बी इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में हो सकता है, ये किसी वर्कशॉप में हो सकता है, घर पे भी। अब अचार तो घर पे भी तैयार किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग फाइबर, कॉटन फाइबर, यानी जो कॉटन होता है उसके फाइबर को यूज़ करते हैं हम, प्लांट से कॉटन हमें मिलता है। वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ, तो हम यार्न को स्पिन करते हैं और उसके बाद कपड़ा बनाते हैं। यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, शुगर केन हमें नेचर से मिलता है, तो एक प्रकार से वो नेचुरल प्रोडक्ट हो गया और प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है अगर हम शुगर केन उगाते हैं तो। और वी मेक शुगर, हम उससे शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। तो शुगर आप घर पे यूज़ करते हो ना, वो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी के तहत तैयार होता है, गुड़ भी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी के तहत तैयार होता है। लेकिन दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो शुगर केन है, और शुगर केन एक नेचुरल प्रोडक्ट है और प्राइमरी सेक्टर से आता है, क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन डायरेक्टली नेचर रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए होता है। लेकिन शुगर और गुड़ का प्रोडक्शन नेचर रिसोर्सेज को यूज़ न करके बल्कि नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करता है। वो नेचुरल प्रोडक्ट इसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है। तो शुगर केन रॉ मटेरियल है शुगर और गुड़ इंडस्ट्री का। लेकिन शुगर केन जब प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसका जो रॉ मटेरियल था वो सॉइल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, हम देखिए मिट्टी से ईंटी बनाते हैं, और ब्रिक्स टू मेक हाउसेज, फिर उनसे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं, इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, औद्योगिक सेक्टर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करके, यूज़ करके, उन्हें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हुए गुड्स या प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, और उसके बाद जो उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं उस पर कोई प्रोसेसिंग कर देते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, और उससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो हमें डायरेक्ट नेचर से नहीं मिल रहा है, बल्कि नेचर के द्वारा जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है उस पर प्रोसेसिंग करने से हमें मिलता है। तो फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी एक्टिविटीज़, ये सब प्राइमरी सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन है ना, बिल्डिंग वगैरह का, या डिफरेंट यूटिलिटीज़ होती हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, गैस कनेक्शन देना है, टेलीफोन लाइन बिछाना है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा। और एक और तरीका आप याद करने का यूज़ कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो फिनिश गुड्स नहीं भी हो सकते हैं, और उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, हवा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिनिश्ड गुड्स तैयार होते हैं, मतलब हम एक फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ब्रेड खाते हो, बिस्किट खाते हो, चॉकलेट खाते हो, साबुन यूज़ करते हो नहाने के लिए, कार है, एरोप्लेन है, रेलवेज़ हैं जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं, ये सब बनती है सेकेंडरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो नेचर से, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से मिलता है, और इसके अलावा जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीज़ें बन चुकी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स की आवश्यकता होती है वो भी किसी न किसी इंडस्ट्री में बनेंगे। तो
एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बना हुआ प्रोडक्ट किसी उसी सेक्टर में किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए काम आ सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हमें प्राइमरी सेक्टर से भी मिलते हैं और सेकेंडरी सेक्टर से भी मिलते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का तीसरा जो सेक्टरल डिवीजन है वो है टर्सरी सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, दोनों से अलग है भाई, क्योंकि इस सेक्टर में हमें जो भी प्रोडक्शन देखने को मिलता है वो इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब ये है कि हम उन्हें टच, छू या देख नहीं सकते। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो एक टीचर नॉलेज इम्पार्ट करता है, तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेगा कि देखिए ये इसका साइज है, इसका शेप है, इसका वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी हमें पैसा मिलता है पढ़ाने का। स्कूल में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई और ये टर्सरी सेक्टर में जाएगी। जैसे रिटेल है ना, टूरिज़्म है, बैंकिंग है, एंटरटेनमेंट है, एडवर्टाइजिंग सेक्टर है, आईटी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये सब आपका टर्सरी सेक्टर में जाएगा, क्योंकि ये कोई प्रोड्यूस नहीं करते किसी गुड्स को, बल्कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। तो दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो टर्सरी सेक्टर में जो कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में उनके एड के रूप में होती हैं, उनको सहायता करती हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को। दीज एक्टिविटीज़ बाई देमसेल्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, ये खुद कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करती, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प करती हैं, और ये कहाँ होता है? प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन प्रोसेस और सेकेंडरी सेक्टर में, इन दोनों को हेल्प करती हैं टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज़। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इंटरडिपेंडेंट हैं तीनों सेक्टर। फॉर एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। मान लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, अब उन्हें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रेन्स की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर इन्हें होलसेल और रिटेल मार्केट में, रिटेल शॉप्स में भी पहुंचाना है, वहाँ से बेचे जाएंगे। तो एट टाइम्स इट में भी नेसेसरी टू स्टोर दीज गोडाउंस, गोडाउंस की आवश्यकता पड़ सकती है उन्हें अगर हमें स्टोर करना है। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो जाएंगी, ट्रक्स, ट्रेन्स की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी आपको। अब ट्रेन ट्रक्स कोई प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं गुड्स, एक दुकानदार भी सामान बेचता है तो कोई प्रोडक्शन थोड़ी करता है, वो सिर्फ बेचने का काम करता है। ये सब टर्सरी सेक्टर में जाएगा। एट टाइम्स इट में भी नेसेसरी टू स्टोर दीज गोडाउंस, गोडाउंस भी कोई चीज़ नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बस वो प्रोवाइड करते हैं सर्विस स्टोरेज की। वी आल्सो में नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन, हम टेलीफोन पे बात करते हैं, लेटर्स भेजते हैं, यानी कम्युनिकेशन सेक्टर भी, कम्युनिकेशन सर्विसेज भी हमारी टर्सरी सेक्टर में आएंगी। बोरो मनी, पैसा किसी से उधार लेते हैं, वो भी टर्सरी सेक्टर में आएगा। बैंकिंग टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा प्रोडक्शन और ट्रेड में। एक किसान भी तो बैंक से पैसा उधार लेके और किसानी कर सकता है। ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ट्रेड है, ये टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं। ये सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में अर्न करते हैं। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, मतलब जो टर्सरी सेक्टर है इट जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, द टर्सरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ देखिए जो इमेजेस हैं, तो सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखिए आप, ये चीज़ें बन के तैयार हो रही हैं तो डायरेक्ट नेचर से हमें नहीं मिलती हैं, ठीक है ना, बल्कि ये रॉ मटेरियल्स हमें नेचर से प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से प्रोवाइड करते हैं, उनका यूज़ करते हैं हम, या सेकेंडरी सेक्टर में ऑलरेडी कोई चीज़ बनी हुई है उसका यूज़ करके हम इन प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। टर्सरी सेक्टर में देखिए आप, ये सारी सर्विस सेक्टर, कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करता, 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 बस सर्विसेज हैं, बदले में पैसा लेते हैं। सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज, कुछ ज़रूरी सर्विसेज भी सर्विस सेक्टर में आती हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में डायरेक्टली हेल्प ना करें। फॉर एग्जांपल, वी रिक्वायर टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, या जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे वॉशरमैन है, बार्बर्स हैं, कॉबलर्स हैं, लॉयर्स हैं, या लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग वर्क देखते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में मान लीजिए कि कोई ट्रक ही है, तो ट्रक जो है वो बना ही इसलिए है, उसका यूज ही इसलिए है कि वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाएगा, यानी डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं बाकी दोनों सेक्टर्स को वो हेल्प कर रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर में शुगर तैयार हो गई, अब उसे ले जाओ भाई, प्राइमरी सेक्टर में हमने वीट तैयार किया हुआ है, अब उसे ले जाओ भाई। लेकिन जो एक टीचर है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, वो क्लास में जाता है, बच्चों को पढ़ाता है। इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ अब समय चेंज हुआ तो इन्फॉर्मेशन यानी आईटी सेक्टर जो है वो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंटरनेट कैफ़े प्रोवाइड करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, तो इंटरनेट सर्विसेज का यूज़ करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज कहते हैं ना। तो एटीएम बूथ्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं,
ये भी टर्सरी सेक्टर में आएंगी। हालांकि नॉलेज सेक्टर के लिए एक नया सेक्टर यूज़ किया जाता है, क्वाटरनरी सेक्टर, लेकिन चूंकि इसमें है नहीं तो हम तीन ही सेक्टर में सबको डिवाइड करेंगे, तो ये चली जाएंगी सर्विसेज सेक्टर में। तो जो भी एप्लीकेशंस आप मोबाइल में यूज़ करते हो या यूट्यूब प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो तो वो सब आईटी सर्विसेज में ही आएंगी, क्योंकि यूट्यूब कोई नया प्रोडक्ट तो तैयार करता नहीं है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, बदले में चार्ज करता है या फ्री भी सर्विस दे सकता है। लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म अर्निंग भी तो करता है ना, वो अर्निंग उसको एडवर्टीजमेंट से मिलती है, जो कि खुद भी एक टर्सरी सेक्टर का आइटम है, कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है और ये टेबल दिया गया है, जिसको फिलअप करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि जो फार्मर्स हैं वो शुगर केन प्रोड्यूस करने से मना कर दें या किसी शुगर मिल को प्रोवाइड करने से मना कर दें, तो क्या होगा? तो मिल बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे एक सेकेंडरी सेक्टर है, यानी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो शुगर केन की सप्लाई है वो प्राइमरी सेक्टर से होगी और शुगर की मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में होगी। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों इंटरडिपेंडेंट दिखाए गए। दूसरा एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि अगर कॉटन का जो कल्टीवेशन है तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको कंपनीज खरीदने से मना कर दें, बल्कि वो कहें कि हम दूसरे देशों से मंगा लेंगे, इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो उस स्थिति में जो इंडियन कॉटन प्रोडक्ट है वो तो बिकेगा नहीं, तो कल्टीवेशन प्रभावित होगा, लोगों को फ़ायदा कम होगा उसमें। तो क्या करेंगे? वो उसके दाम गिरा देंगे, प्राइसेस विल फॉल, या कल्टीवेशन बंद कर देंगे, अदर क्रॉप्स को उगाना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है कि कॉटन जो है प्राइमरी सेक्टर का है और ख़रीदना ये सब टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसमें प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। इसको हम उल्टा भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि जो प्राइमरी सेक्टर से कॉटन प्रोवाइडर्स हैं, कॉटन प्रोडक्शन करते हैं, वो कुछ खास कंपनियों को बेचना ना चाहें, तो ऐसी स्थिति में साफ पता चलता है कि टर्सरी सेक्टर किस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है, और यहाँ पता चल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर किस प्रकार से टर्सरी सेक्टर पर डिपेंड है। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि जो फार्मर्स हैं तो उन्हें अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर्स हैं, पंप सेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मान लीजिए जो फैक्ट्रीज इन्हें बनाती हैं, इंडस्ट्रीज इन्हें बनाती हैं, वो उनका प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं, तो कॉस्ट कल्टीवेशन की बढ़ जाएगी, फार्मर्स को ज़्यादा महंगा पड़ेगा प्रोडक्शन करना, तो इसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। या दूसरी तौर पे आप देख सकते हो कि ये फैक्ट्रीज बंद हो जाएं तो उन्हें कहाँ से ट्रैक्टर्स मिलेंगे, कहाँ से पंपिंग सेट्स मिलेंगे, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, तो डिपेंड होना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर के प्रॉफिट और लॉस को प्रभावित कर रही हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं और उन्हें फूड चाहिए होता है, तो मान लीजिए स्ट्राइक हो जाती है ट्रकर्स की, ट्रांसपोर्टर्स की, और वो वेजिटेबल्स या मिल्क ले जाने से मना कर देते हैं, तो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में फूड नहीं पहुंच पाएगा, उसकी कमी हो जाएगी शहरी इलाकों में, और फार्मर्स उसे बेच नहीं पाएंगे अपने प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में नहीं पहुँच पा रहा। उसकी वजह यह है कि जो बीच का जो लिंक है वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने हड़ताल की हुई है, स्ट्राइक किया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि चूँकि ये दोनों आते हैं सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर अपने आप में भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। टीचर को प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि टर्सरी सेक्टर के ही ट्रकर्स ने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हड़ताल पे हैं। तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंस बनती है तीनों सेक्टर की आपस में, और किसी एक सेक्टर में भी लोग एक दूसरे की सर्विस पे डिपेंड करते हैं। अब बैंक में जाते हो और बैंकिंग जो है एक सर्विस सेक्टर में आता है, और आपको पैसा नहीं मिल पा रहा क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज डाउन है, बिजली नहीं है, तो सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और सेम सेक्टर में जो सेम सर्विसेज हैं वो भी एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आपको क्लासिफाई करना है। जैसे टेलर क्या है, आप उसे कपड़ा लेके जाते हो उसके पास, वो अपनी सर्विस देता है, तो कहीं ना कहीं हम इसे सर्विस सेक्टर में डाल सकते हैं। बास्केट वीवर एक नया प्रोडक्ट तैयार करता है तो सेकेंडरी सेक्टर में डाल सकते हैं। फ्लावर कल्टीवेटर डायरेक्टली नेचुरल फैक्टर्स को यूज़ करते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, तो प्राइमरी सेक्टर में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्लासिफिकेशन समझ में ना आ रहा हो किसी का, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसका आंसर बताएंगे। देखिए इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे स्कूल भी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेक्शन में डिवाइड होते हैं, है ना। तो अब देखिए कोई कहे कि भाई ये बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज़ है, सीनियर सेक्शन में, पता चल गया उम्र होगी उसकी कुछ, भाई आपका बच्चा कितना बड़ा है और कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो प्राइमरी सेक्शन में है, पता चल जाएगा कितनी उम्र होगी उसकी। 1 से 5 तक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगी, 7 साल होगी, 8 साल होगी। अब वहाँ पे 15 साल का बच्चा तो हम नहीं समझेंगे कि प्राइमरी सेक्शन में पढ़ता होगा। तो इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है वो यूज़फुल भी होते हैं हमें समझने में। तो इकोनॉमिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ये यूज़फुल क्लासिफिकेशंस थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इसके बाद वाला जो है कंपेयरिंग द सेक्टर्स, इसे हम सेकेंड ट्यूटोरियल पार्ट में लेंगे।
तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, स्टडी वेल एंड टेक केयर।